मगर सर जब फेज चेंज हो रहा है उस वक्त टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आता है मन में। तो दोस्तों हम उसको कुछ इस तरह से आंसर बोल सकते हैं कि जब वो अपना फेज चेंज कर रहा होता है तो उसमें बॉन्ड में अंतर आता है, उसके बॉन्ड टूटते हैं। और आप सबको पता है कि बॉन्ड जब टूटते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा केवीपीआई में पूछा गया था, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। उसमें बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पूछते हैं। ये बताइए कि अगर मैं प्रेशर कुकर के अंदर दाल पकाऊं तो मेरी दाल कहां पर जल्दी पक जाएगी, पहाड़ पे या ग्राउंड पे? ये सोच के बताओ, आराम से सोच कर ही आंसर देना। या आप ये समझ लो कि आईआईटी में आ चुका है, अब आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हो, अब आपको सोचना है, पॉज करना है स्क्रीन और फिर आंख बंद करके सोच कर फाइनली आंसर देना है और फिर आंसर देखना है। देखते हैं। तो दोस्तों अब जो है टेम्परेचर पूरे सिस्टम का राइज करेगा ना, तो सिस्टम का राइज करेगा तो देखो अब ये 5 ग्राम जो पानी था भैया वो तो इसके साथ एड अप हो गया है, क्योंकि ये तो अभी पानी बन गया, सही बात है। अब तुम्हारे पास देखा जाए तो पानी कितना हो गया सर 10 ग्राम पहले से था, 5 ग्राम आइस कन्वर्ट हो चुका है हमारा पानी में, ये 15 ग्राम हो गया, प्लस 10 ग्राम और ले लो। क्यों, समझ में आ रहा है क्या? याद करो, यही तो सिखाया था। कैलोरीमीटर का आपको क्या देखा है, वाटर इक्विवेलेंट, तो मतलब इसकी जगह आप पानी ले लो सीधे सीधे, है ना। आपके पास 15 ग्राम पानी है ना, और आपको दिया है ये कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 10 है, तो आपके बोलो कि हमारे पास 15 ग्राम पानी नहीं बल्कि हमारे पास 25 ग्राम पानी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कैलोरीमेट्री की ऑलमोस्ट पूरी थियरी कंप्लीट कर ली थी और कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कि एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज हम इन सब पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। एक बात विशेष तौर पे आपको ध्यान रहे कि इन पॉइंट्स पर हर एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, चाहे आप नीट ले लो, चाहे जेईई मेंस ले लो, चाहे जेईई एडवांस ले लो, केवीपीवाई ले लो, किसी भी एग्जाम को देखोगे सभी एग्जामों ने इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही प्यारे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चीजें पता होंगी तो आप सीधे टिक मार दोगे, नहीं पता है तो फिर आप वहां पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके सही आंसर निकलेंगे। तो जो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं उन पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको पहली बात तो यह है कि सारे पॉइंट बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। उसके अंदर मैं सारे आईआईटी, केवीपीआई सबके क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और जो पूछा जा सकता है आगे, है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं आगे। क्लियर है क्या? तो सब चीज बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इतने सब कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारे मन में ये आया कि आप लोगों को एक काम करते हैं कि कैलोरीमेट्री का एकदम डेप्थ में डिटेल रिवीजन बिल्कुल कम समय में आपको बता दें, तो आपको ना कनेक्ट करने में बहुत आसान हो जाएगा कि आपने पूरा की पूरा एक साथ रिवीजन कर लिया, प्लस वो चारों पॉइंट भी अपने दिमाग में डाल दिए और फिर अपन ने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, तो आपका दिमाग भी एकदम से काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो बस इसी रीजन के लिए हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं आपको। क्लियर? तो इसे भी ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन थोड़ा सा अलग वे में हो रहा है ना। जो आपने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, मगर इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में कुछ और चीजें भी आपको समझने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कैलोरीमेट्री में कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देंगे तो उसमें दो ही चीज पॉसिबल है, या तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा या तो उसका फेज चेंज करेगा। क्लियर है क्या? मगर ध्यान रखना कि एक समय पे एक ही चीज करना, जब फेज चेंज करो तो टेम्परेचर चेंज मत करना, जब टेम्परेचर चेंज करो तो फेज चेंज मत करना। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो अब बात कर लेते हैं फेज चेंज होते समय क्या होगा। तो दोस्तों अगर फेज चेंज होगा तो हमें सबको पता है कि या वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, मतलब मेल्ट हो सकता है, लिक्विड से वेपर बन सकता है, मतलब कि वेपराइज हो सकता है ना, बॉयल हो सकता है। ये मेल्ट हो गया, ये बॉयल हो गया, है ना। और एक होता है सॉलिड से वेपर बन जाना, तो वो हो जाएगा सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड, एक फेज ये चेंज हो गया, लिक्विड से वेपर एक फेज ये चेंज हो गया, और एक हो गया सॉलिड से वेपर। तो ये अपने पास 3 फेज चेंज होते हैं, सबको पता है ना। और जो सॉलिड से वेपर होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्लियर? तो दोस्तों अगर मैं पानी की अगर बात करूं, बेसिकली पानी की बात करूं, तो हम सबको पता है कि पानी जो है 0 डिग्री में जम जाता है और 100 डिग्री में वो बॉईल हो जाता है। अब दोस्तों ये पानी की बात है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अलग अलग लिक्विड के लिए ये चीज अलग अलग भी हो सकती है।
हो सकता है कि कोई से और लिक्विड को अगर मैं यहाँ पर लेता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब जब वो अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा रहा हो, तो हो सकता है उसको 100 डिग्री की ना जरूरत पड़ते हो सकता है वो 120 डिग्री में बॉईल कर रहा हो सकता है वो 90 डिग्री में बॉईल कर रहा हो, तो वो डिपेंड्स ऑन दैट लिक्विड। क्लियर? तो हमें बस मेनली यहाँ पर फेज चेंज से मतलब था, तो मैंने आपको बता दिया कि फेज चेंज यहाँ पर अपने पास होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर और सॉलिड से वेपर। मेनली आपको ये दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, अब बात कर लेते हैं भैया जो जनरली हमारे पास 99% चलने वाला है केस, तो वो है बेटा पानी का। तो पानी ही अपने पास चलता रहेगा, हमारे जीवन में भी सब जगह पानी पानी मिलता है ना। तो अब नहाते धोते हो तो भैया सब जगह पानी आप यूज ही कर रहे हो, ठीक है। और आप लोगों ने कैलोरीमेट्री का तो कितनी बार यूज करा होगा, है ना। आपको जब भी पानी से नहाना होता है तो आप क्या कर देते थे कि लगभग 75% ऑफ वाटर से, ठंडे पानी से आप भर देते हो और उसमें 25% गर्म पानी डाल देते हो, तो वो थोड़ा सा ऐसे गुनगुना बन जाता है। तो उसी को तो बोलते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री का, हम ये सब पढ़ने वाले हैं आगे। तो जल्दी से इसको देखें अभी, है ना। ये तो अपने को पता चल गया। अब ये वाटर के लिए था, है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोस्तों आइस से वाटर जब भी बनेगा तो हम लेटेंट, एक वर्ड यूज होगा लेटेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलेंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन क्या क्या होता है। बेटा ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा वाटर के लिए बता रहा हूं, इतना ध्यान रखना। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि आईआईटी में हर बार ये डाटा आपको दे देगा, हो सकता है इससे थोड़ा सा अलग हो, मगर वो डाटा हर बार देता है। मगर दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह मुझे रटी है उसी तरह से आपको भी रटी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आईआईटी दे रहा है। अब क्योंकि इतनी बार आईआईटी दे चुका है तो हो सकता है वो कल को डाटा ना दे और सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ ले और वो एज्यूम करता हो कि आप लोगों को ये चीजें रटी होंगी। क्लियर है क्या? ऐसा आईआईटी ने पहले भी कुछ जगहों पर करा है। तो प्लीज इन डाटा को तो आप रटी लेना, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, और इनको रटना ही नहीं, हमारे दिमाग में उतारना है, फील करना है इनको। ये फील इससे बहुत मजेदार है, इनकी फीलिंग बहुत मजेदार है ना। बच्चा इसको सिर्फ रट लेता है भैया ये 80 है, ये 540 है, नहीं, फील करना। चलो देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना। मतलब अगर मैं किसी 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरी एनर्जी दूंगा तो वो पिघल जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए हमें 80 कैलोरी की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं वेपराइजेशन की, तो ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर 540 कैलोरी पर ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम पानी को मुझे अगर वेपर में बदलना हो, किसको? 1 ग्राम पानी को मात्र अगर मुझे वेपर में बदलना हो तो मुझे 540 कैलोरी की एनर्जी लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? और तुम ये खुद सोचो कि यहां पर मुझे 1 ग्राम आइस को पिघलाना है तो 80 कैलोरी से काम चल जाता है, जबकि 1 ग्राम पानी को मुझे कैलोरी में वेपर में बदलना हो, 1 ग्राम पानी को मुझे वेपराइज करवाना हो तो मुझे 540 कैलोरी देना होगा, तब जाकर वो वेपराइज होगा। तो जितना मैं 540 कैलोरी देकर 1 ग्राम पानी को वेपराइज करा रहा हूं ना, अगर उतनी एनर्जी इस बर्फ को दे देता, इस आइस को दे देता, तो क्या होता? लगभग 7 ग्राम पानी बन जाता। आप समझ रहे हो ना बात को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से कंपेयर करोगे ना, तो देखो इनमें कितना बड़ा अंतर है, लगभग 7 गुना का अंतर है ना। तो अब आपको थोड़ा फील हो रहा है कि नहीं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूजन। मतलब कि पानी को वेपर बनाना बहुत टफ है एज कंपेयर टू बर्फ को पानी बनाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ये फील हुआ आपको, है ना। बर्फ से पानी जल्दी बन जाएगा, मगर पानी को वेपर बनाना होगा तो थोड़ा सा टफ है ना। और जितना उसमें 1 ग्राम में आप उसको वेपर बना रहे हो ना, जितनी एनर्जी देकर, उतनी एनर्जी अगर इस आइस को दी होती ना, तो शायद लगभग 7 ग्राम आपका पानी तैयार हो जाता है। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से अब आपको फील भी होने लगा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की। तो दोस्तों पानी की ही बात करना है मुझे, मैंने आपको पहले बताया था। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है?
तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर वे में बता रखी है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है ना, और वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों क्या हुआ इसका मतलब कि 1 ग्राम पानी को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो मुझे 1 कैलोरी की एनर्जी लगेगी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब दोस्तों एक काम करते हैं, देखो हम सबको पता है कि लेटेंट हीट जो होती है, हम सबको पता है कि लेटेंट हीट जो होती है वो स्पेसिफिक हीट से हमेशा ज़्यादा ही होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेटेंट हीट जनरली किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा ही होता है। तो चलो फिर भी हम एक बार कंपेयर करके बताते हैं, आपको फील आएगा इससे। अब थोड़ा सा समझना, मैंने आपको क्या समझाया इसकी डेफिनेशन कि 1 ग्राम अगर पानी को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है ना, 1 ग्राम पानी को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो मुझे उसको 1 कैलोरी की एनर्जी देना पड़ेगी। अच्छा, 2 डिग्री से गर्म करना होता तो 2 कैलोरी, 10 डिग्री से गर्म करना होता तो 10 कैलोरी देना होता। अच्छा, तो दोस्तों अब ये देखो कि अगर मैं उसको 80 कैलोरी एनर्जी देता तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री बढ़ जाता। अब ध्यान से समझना, 1 ग्राम पानी को मुझे अगर 80 कैलोरी एनर्जी दे दी जाए, 1 ग्राम पानी को 80 कैलोरी एनर्जी दे दी जाए तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री का बन जाएगा, 0 से 80 डिग्री चले जाएगा। और जबकि 80 कैलोरी की एनर्जी से तुम्हारा सिर्फ 1 ग्राम आइस जस्ट पिघला है। समझ रहे हो आप कि आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस का था उसको 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाने के लिए मैंने उसको 80 कैलोरी की एनर्जी दी, और जबकि इस 80 कैलोरी की एनर्जी से अगली बार मैं वापस से अगर 80 कैलोरी एनर्जी देता हूं तो वो 1 ग्राम का पानी सीधे सीधे 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। अब आपको फील आ रहा है क्या कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में कितना बड़ा अंतर आ जाता है? फील हो रहा है कि नहीं कि उसको 1 ग्राम को पिघलाना होता है, ठीक है, और यहां पर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री बढ़ जाता है। और इन दो को भी कंपेयर कर लिया अपन ने कि ये तो 1 ग्राम पिघलता है 80 से, है ना, जबकि यहां पर वेपराइज बनाने के लिए 540 चाहिए। अगर वो यहां पर दे दे तो 1 ग्राम नहीं, वो तो 7-7 ग्राम पिघला देगा नियरली। सही बात है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये जो टर्म्स है वो फील भी होने लगी है ना। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ना ऐसी फीलिंग से आंसर समझ में आता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, है ना। ये टर्म्स जो आपको पहले भी रटाई है तो मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बच्चे? 80। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540, राइट, 80 और 540 कैलोरी की बात कर रहा हूँ बच्चे। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर तो 1 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और अगर मुझे इसको किलो में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि 1 किलो पानी को मुझे 1 डिग्री गर्म करना हो तो मुझे लगभग 4200 जूल की एनर्जी देना पड़ेगी। क्लियर हो गया क्या? है ना, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के करीब होता है और ग्राम को अपन ने केजी में कन्वर्ट करा, तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने को कंप्लीटली समझ में आ गया। अब दोस्तों हमें सबको पता है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना तो हम MS डेल्टा T यूज करते हैं, है ना, टेम्परेचर चेंज करते समय, और फेज चेंज करते समय हम ML यूज करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है ना, कि ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज वी यूज Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, और फेज चेंज के दौरान हम ML यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने जो बात करी है वो पानी का टेम्परेचर जब राइज करेगा तब मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है। अब दोस्तों मैं आपको आइस और वेपर का बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो -20 डिग्री का आइस है, तो -20 डिग्री से अगर मुझे -10 डिग्री पे आना है तो मतलब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, आइस उसी के फेज में वो कंटिन्यू है, उसका फेज नहीं बदला अभी, वो आइस का आइस ही है, मगर उसका टेम्परेचर राइज हुआ है। -20 से वो -10 पे आया है, -10 से वो -5 में आएगा, -2 में आएगा, 0 -1 में आएगा, और फिर जाकर वो 0 में आएगा। तो इस पूरे के दौरान आप आइस में ही थे ना, उसका टेम्परेचर ही बढ़ा रहे थे ना, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यूज करी जाएगी MS डेल्टा T में। तो S ऑफ आइस क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वाटर का था 1, मतलब वाटर का ज्यादा होता है ना, और इसका कितना है? कम है थोड़ा। तो वाटर को गर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू आइस को गर्म करना।
आइस को पिघलाना नहीं बोल रहा हूं मैं, आइस के अंदर टेम्परेचर को राइज करवाना आसान होता है ना, एज कंपेयर टू वाटर का टेम्परेचर राइज करना। ये सब चीज़ें ना आपको माइंड में एकदम फिक्स करना पड़ेगी, प्रैक्टिकली इसको ना ऑब्जर्व करा करो जैसे हम बता रहे हैं। अच्छा, अब वेपर में भी सेम है कि एक बार वेपर बना ली ना, एक बार वेपर बना ली तो फिर 100 डिग्री की जो वेपर है उसके बाद 101 जाना हो, 120 जाना हो, 140 जाना हो, 200 डिग्री की वेपर जाना हो, तो वो हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस से चलेगी। मतलब ये भी आसान है ना, ये भी कम होता है। वेपर बन गया उसके बाद टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाता है, ठीक है। आइस पहले से बनी है -30 डिग्री -50 डिग्री की आइस बनी हुई है, तो उसका भी टेम्परेचर जल्दी राइज कर जाता है ना। मगर पानी का जो टेम्परेचर है उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ होता है राइज करवाना। आई होप कि इतनी सारी टर्म्स जो है मैंने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बता दी है और आप लोगों ने समझ भी ली होगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। दोस्तों ये क्या बोलता है कि हीट लॉस बाय बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मतलब ये दोस्तों कि जो हायर टेम्परेचर पर बॉडी होगी वो एनर्जी लॉस करेगी और उसकी लॉस ऑफ एनर्जी से कोई अपने आप की एनर्जी गेन करेगा, मतलब वो हीट लेगा। कुल मिलाकर ये हीट दे रहा है, वो हीट ले रहा है, मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन है दोस्तों, है ना, कि इसकी हीट इसके पास ही गई है, सराउंडिंग में कहीं नहीं भेजना अपने को। अपना बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा हमेशा कि दो पानी को जब मिक्स करेंगे, 2 किलो और 3 किलो पानी मिक्स करा अगर मैंने, तो आपस में जो भी टेम्परेचर हो, है ना, उनकी एनर्जी आपस में ही रहेगी। ऐसा मत बोल देना कि इनकी एनर्जी सराउंडिंग में भी तो जाएगी सर, वो उसकी बात अभी हम कर ही नहीं रहे, ठीक है। अभी कैलोरीमेट्री का सीधा सीधा एक ही काम है कि दो चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो उसी इंस्टेंट पर कौन जो मिक्स करने के बाद टेम्परेचर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिर्फ ये बात करता है ये, क्लियर। ये इनफैक्ट ये भी नहीं बताता कि ये कितनी देर में करेगा। जैसे कि दो चीजों को हमने मिक्स करा, अब वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर आ गए, मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री, दोनों को मिक्स करा, मान लो 25 डिग्री बन गया, ठीक है। तो अब वो किस प्रोसेस से बना है, कैसे बनेगा, कितने समय पे बनेगा, ये बिल्कुल भी ये नहीं बताता, मगर हाँ ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिक्स करने पर बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल है कि हीट लॉस बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। आई होप कि ये तुमको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। बिल्कुल सारी टर्म्स एक एक बिल्कुल क्लियर रखते जाना, जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत डिटेल में बताऊंगा, चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन होंगी यहाँ पर। जो लास्ट लेक्चर में कुछ बच गई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो बिल्कुल छोड़ना मत, स्किप मत करना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फेज चेंज के दौरान हम एम एस डेल्टा टी यूज करते हैं, और एस होता है स्पेसिफिक हीट, और इसको बोलते हैं अपन हीट कैपेसिटी, है ना, सी को, सी इज इक्वल टू एम एस होता है, ये आपको पहले बता दिया था। और ड्यूरिंग फेज चेंज दोस्तों, ड्यूरिंग फेज चेंज हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू एम एल, और एल जो होता है दोस्तों क्या होता है, एल सर दो तरीके के हो सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं। और यहां पर मैंने दोस्तों आपसे सीधे सीधे बोला था कि लेटेंट हीट जो है जनरली स्पेसिफिक हीट से ज्यादा ही होता है। मैंने आपको वैसे भी फील भी करके दिखाया है ना, कि यहां पर 80 कैलोरी अगर दिया जाए तो 80 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 ग्राम पानी का, जबकि यहां पर सिर्फ 1 ग्राम आइस पिघलती है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि लेटेंट हीट जो होती है वो जनरली स्पेसिफिक हीट से बहुत ज़्यादा होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है उसमें वो फ्यूजन से कई ज़्यादा होता है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मैंने आपको सबको अच्छे से बता दिया है। अच्छा दोस्तों, कई बार आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हम जब हीट देते हैं पानी को तो सर उसका टेम्परेचर राइज करता है, हमें समझ में आता है, हमें फील होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट सर जब हम जैसे बर्फ को या आइस को हम जब हीट देते हैं तो सर उसका फेज चेंज होता है, ये तो बात समझ में आ रही है, मगर उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करा। मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, ऐसा क्यों, मतलब वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करा सर। इसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है सर, सब में। अब हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, हमें फील आता है कि हमारी जो एनर्जी गई है वो सही हाथों में गई है, कि उसका टेम्परेचर राइज करा। अब यहाँ पर तो सर समझ में नहीं आता कि वो बस आइस था वो पानी बन गया है, सही बात है। तो दोस्तों उसको समझो थोड़ा सा। होता क्या है ना
जैसे कि अगर वाटर से हम वेपर बना रहे तो भी आप समझना, है ना, यहां पर ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं दो चीजों को, एक है बॉइलिंग पॉइंट और एक है फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना डेफिनेशन। यहां पर आपको टेम्परेचर राइज करने वाली बात अच्छे से समझ में आ गई कि एमएस डेल्टा टी यूज होगा और वो फील भी होता है, मगर सर जब फेज चेंज हो रहा है उस वक्त टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आता है मन में। तो दोस्तों हम उसको कुछ इस तरह से आंसर बोल सकते हैं कि जब वो अपना फेज चेंज कर रहा होता है तो उसमें बॉन्ड में अंतर आता है, उसके बॉन्ड टूटते हैं, और आप सबको पता है कि बॉन्ड जब टूटते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी की, तो जैसे हमारे पास पानी है, जैसे है ना हमारे पास लिक्विड है, पानी है, तो सबको पता है इसे ये ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, है ना, सबको पता है ये दो लोन पेयर हो गए, इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। तो आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला डेल पॉजिटिव हो जाएगा, सबको पता है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, जो दूसरा वाला ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर है मान लो, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव है, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव मिलके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, लाइक, है ना। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है ना इनकी, ये इस तरह से मतलब ये बॉन्ड बनाते हैं H2O। H2O का बॉन्ड नहीं टूटता, ये मत ध्यान रखना, है ना। H2O का स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल नहीं टूटता है। वेपराइज करवा रहे हो पानी को तो भैया उसके मॉलिक्यूल को मत तोड़ देना, है ना, मॉलिक्यूल नहीं टूटता, ठीक है। H2O है तो H2O की स्टीम थी ना, तो बाद में वापस कंडेंस करके H2O का H2O ही तो बनता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपको रुआवजा रस ना बन जाता हो सीधे सीधे, कुछ और थोड़ा नहीं बनता है। आपने पानी को वेपराइज कराया और वो बनता पानी ही है ना, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअली ये बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना। कौन से वाले में, इनमें आती होगी। तो जो हमारी एनर्जी है जो हमने दी है, एक्चुअली वो बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है, इसलिए उनके फेज चेंज हुआ। बॉन्ड जो टूट रहे हैं उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो हमने जो एनर्जी दी है, वो जो एनर्जी दी जा रही है असलियत में वो इंटरनली वर्क कर रही है, ये बात ध्यान रखिए। टेम्परेचर राइज जरूर नहीं हो रहा, हमने माना, मगर वो इंटरनली वर्क कर रही है। तो तुमको अब समझ में आया, फीलिंग आई कि तुम्हारी जो दी गई एनर्जी थी, जो तुम्हारा दिया गया पैसा था, वो सही हाथों में ही है ना, मतलब काम तो हो रहा है ना। बॉन्ड टूट रहे मतलब काम तो अभी चल रहा है, ये हो गया, ठीक है, फेस चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप क्लियर कर लो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको मैं वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन के साथ में बता दूं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मगर फिर भी आप सबको जो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं वही वाले डेफिनेशन से। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप क्या बोलते हो दोस्तों, जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ, मन में बोलो एक बार, क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह से बोल देते हैं कि जब वाटर का वेपर प्रेशर अगर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, सही बात है। और इसी तरह से हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेफिनेशन ये बोल देते हैं कि जो भी लिक्विड है उसका अगर वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो जमने लगेगा। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बोला कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो गया तो वो वेपराइज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना दोस्तों। ये वेपराइज था, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट वाला कामकाज था, और एक फ्रीजिंग वाला पॉइंट था। तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन करें। अभी इवेपोरेशन वेपराइजेशन जो है वो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है, वो थोड़ा सा छोटा सा अंतर है। तो अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके, है ना। इसको खत्म करते ही मैं आपको वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ये अपने को यहां तक चीजें क्लियर हो गई है ना। चलो, तो अब ये ध्यान रखना कि इन केस ऑफ सब्लिमेशन, जब सॉलिड से सीधे सीधे वेपर बनता है, तो इन केस ऑफ सब्लिमेशन एंड इवोपरेशन वी जनरली टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एज बेस लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब दोस्तों ये है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूं कि सब्लिमेशन मतलब वो सीधे सीधे वेपर बन रहा हो, है ना। और इवेपोरेशन हो, जब वो कोई भी पानी जो होता है वो सीधे इवेपोरेट हो रहा है ना, उड़ रहा है, वो गायब हो रहा है। तो उस समय जो उनको हीट चाहिए होगी इवेपोरेट होने के लिए,
वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही यूज करना। क्लियर है क्या? तो पानी का जो होता है ना 540, तो वही यूज करना आप लोग। तो इवेपोरेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप क्या यूज कर लेना, कितना यूज करना, 540, ठीक है ना। हालांकि वो इवेपोरेट हो रहा है, बेटा ध्यान रखना, वेपोराइज नहीं हो रहा, वेपोराइजेशन अलग है, इवेपोरेशन अलग है। इवेपोरेट मतलब होना क्या होता है, जैसे कि कहीं पर भी अपने पानी वानी ढुल गया, जैसे मान लो सरफेस में पानी ढुल गया, तो वो अब तुम 1-2 दिन बाद आओगे तो वो पानी सूखा हुआ मिलेगा, तो वो हो गया इवेपोरेट, ठीक है। और वेपराइज क्या हो गया, जिसमें आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट से भेजा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि आपने उसको 100 डिग्री गर्म करा और उस पानी को गायब करा, ठीक है ना, वो है वेपराइजेशन। जबकि ये सूखा ना, धीरे धीरे जो अभी सूखा ना अभी सरफेस में पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे सूख गया ना, वो है इवेपोरेशन, ठीक है ना। इवेपोरेशन को जरूरी नहीं है 100 डिग्री होना, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, सीधी बात है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे जाकर, मगर हाँ ये थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया उससे आपको चीजें क्लियर तो हो गई है। लास्ट टर्म जो बचती है अपने पास बेटा वो है वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि किसी भी, जैसे मान लो ये एक अपने पास एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी है, अब मुझे इस पानी को गर्म करना है। तो दोस्तों बेसिकली आपको देना चाहिए था इसका मास, कंटेनर का मास, इसको मैं बोल देता हूँ, एक कंटेनर है तो MC लिख देता हूँ, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो SC लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा MW वाटर के लिए और SW वाटर के लिए। तो अगर मुझे इसको डेल्टा T से गर्म करना हो तो मुझे कितनी हीट चाहिए, तो आप कैसे क्या क्या बोलोगे सर, Q इजिकल टू M, देखो भैया पानी गर्म करना चाहते हो तुम डेल्टा T से, सीधी बात है, पानी गर्म करना चाहते हो डेल्टा T से, तो सीधी बात है वो कंटेनर भी गर्म होगा। तो सर पानी के लिए तो लिख दिया हमने MW SW डेल्टा T प्लस, अब सर जो कंटेनर है वो भी तो गर्म होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे हमको कंटेनर को भी हीट देना पड़ जाएगी, तो MS डेल्टा T। तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एक बेसिकली क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड होता है। मगर दोस्तों कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए वो इस कंटेनर का मास और स्पेसिफिक नहीं देते, वो इसकी जगह पर पानी यूज कर लेते हैं, मतलब कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। ये बिल्कुल दोस्तों वैसा है जैसे कि अभी तो क्या है, मॉल में ऑनलाइन पेमेंट होने लगी है, पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ करता था। तो मॉल और जो दुकानों में जब अपन सामान लेने जाओ ना, तो उसमें 5-6 रुपए जो बच जाते थे ना, तो वो उसकी चॉकलेट दे देते थे आपको। तो वो बोल देते थे कि यार 5 रुपये नहीं है खुले, छुट्टे नहीं है 5 रुपये, तो एक काम करो 5 रुपये की चॉकलेट रख लो। तो वो ना रुपए की जगह चॉकलेट इक्विवेलेंट ले रहे थे। जैसे रुपए इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ पर, चॉकलेट, कि भैया 5 चॉकलेट ले जाओ आप, है ना। इसी तरह से आज भी होता है, कहाँ पर होता है, जैसे कि टोल टैक्स में अगर आप निकलते हो कभी कभी, तो टोल टैक्स में अक्सर ये देखना कि वहाँ पर कई बार जैसे अगर छुट्टे वट्टे की अगर दिक्कत होती है ना, तो वो बिस्किट का पैकेट रखता है, वो बोल देता है कि ये लो भैया बिस्किट का पैकेट, ठीक है, वो आपको दे देगा 2 रुपये का 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट, कि भैया छुट्टा नहीं है तो ये लो बिस्किट का पैकेट। और कई सारे टोल तो ऐसे भी होते हैं जो बिस्किट का पैकेट वापस लेते भी हैं, ठीक है, कि छुट्टे की प्रॉब्लम है ना, तो 5 रुपये का आपका अगर आपके पास बिस्किट का पैकेट है ना पहले, तो आप दे भी सकते हो, वो ले लेता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो ये चीज़ हो रही है ना, तो यहाँ पर रुपीज़ इक्विवेलेंट क्या बन गया, चॉकलेट, बिस्किट, है ना, ये सब बन गया। तो वैसे ही ना दोस्तों यहाँ पर भी ये चीज़ें कि इस कंटेनर का जो मास और स्पेसिफिकेट है उन्होंने नहीं दी, उन्होंने बोला कि इसकी जगह तुम पानी यूज करते ना, अगर इसकी जगह पानी यूज करते तो कितना अमाउंट ऑफ पानी यूज होता हीट लेने के लिए, तो बस वैसे ही लिया है ना। तो मैंने आपको ये समझाया भी था कि जितनी हीट चाहिए इस कंटेनर को डेल्टा T से गर्म करने के लिए, उतनी हीट से मैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर गर्म कर लेता, तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर गर्म कर लेता ना, वो आपको दे देता है, समझ गए ना। तो एक्चुअली इस कंटेनर का की जगह वो वाटर बता देता है। तो फॉर एग्जांपल वो ऐसे देता है, ऑलरेडी बेटा मैंने आपको ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था पिछली बार, है ना, तो वो आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मान लो कि ये 200 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया MW, और पानी है आपके पास 500 ग्राम, और तुम्हें बोला कि भैया चलो डेल्टा T से गर्म करो, तो तुम क्या बोलोगे, सर अब तो बड़ा सिंपल है, अब तो उसने उसकी जगह, वो कंटेनर की जगह क्या लिख दिया, वाटर इक्विवेलेंट। तो सीधी बात है,
मैं 500 ग्राम वाटर था ना, उसमें 200 ग्राम और ऐड कर लूंगा और पूरे सिस्टम को पानी मानकर पानी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। मुझे दो दो अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं तो पूरा पानी मान के करूंगा सीधे सीधे, बस, है ना। तो इसलिए उन्होंने ना एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए करा हुआ होता है वाटर इक्विवेलेंट देना। तो वाटर इक्विवेलेंट कभी भी आए तो समझ जाना, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब ना कंटेनर की जगह अपन क्या हटा, कंटेनर को हटा ही देंगे। अब तो कंटेनर को हटा के सीधे क्या यूज कर लेंगे, पानी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ना कि कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इसी सिस्टम को थोड़ा सा अगर अपन देखें तो ये नियरली कैलोरीमीटर इसी को बोला जाता है ना, कि एक कैलोरीमीटर है, एक, ठीक है, एक कंटेनर है जिसका नाम कैलोरीमीटर है, उसके अंदर आइस भी डाल देते हैं वो लोग, पानी भी डाल देते हैं और फिर उसको बोल देते हैं कि भैया गर्म करो। तो वो एक सिस्टम है एक्चुअली कैलोरीमीटर का, वो पूरा यही रहता है कि कैलोरीमीटर का सब्सटेंस भी तो गर्म होगा, तो कैलोरीमीटर का सब्सटेंस की जगह वो कई बार और उसकी स्पेसिफिक हीट की जगह कई बार वो क्या दे देता है आपको, उसका वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या दोस्तों? तो इतनी कहानी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है और ऑलरेडी पहले भी हो चुकी थी। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो दोस्तों अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और चीजें जो आपको बतानी थी जैसे कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, पहले वो हम बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बच्चों? तो हमने अभी आपको बोला कि जैसे कि मान लो यहाँ पर इस कंटेनर में लिक्विड रखा है, ठीक है। तो जनरली जो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर होता है, जनरली जो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर होता है वो हमारे लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। हमारी जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है सराउंडिंग का, ठीक है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना कि अब हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ पर हीट अप करा और हीट अप करने से क्या हुआ कि इसके अंदर वाइब्रेशंस आए तो इसका प्रेशर बढ़ा। तो इसका जब प्रेशर बढ़ने लगा, अब जैसे सराउंडिंग का वेपर प्रेशर तो फिक्स है और अभी फिलहाल पे ये कम था, तो जैसे जैसे हमने हीट दी तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, हीट दी है, वेपर प्रेशर और बढ़ा, और ज़्यादा हीट दी और वेपर प्रेशर बढ़ा। तो ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, एक वक्त ऐसा आ गया कि जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब ये सराउंडिंग के बराबर हुआ उसी को बोला गया क्या बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो उस टेम्परेचर को बोला गया बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या? तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट पर हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फेज में जाने लगता है। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई क्या? ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। क्लियर है? जनरली उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग से कम था, हमने उसको टेम्परेचर दिया, उसका वाइब्रेशन बढ़े, उसके अंदर से एनर्जी उसके अंदर आई तो वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, है ना। तो एक वक्त ऐसा आया, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल पानी ले लूँ तो मान लो 20 डिग्री था तो 30 डिग्री हुआ, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री तक गए और फिर जैसे ही 100 डिग्री आया तो हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया और ये लिक्विड अब वेपराइज करने लगा। तो ये तो हो गया दोस्तों ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और यही हो गया आपका वेपराइजेशन, कि वेपराइजेशन क्या है, तो यही है आपका वेपराइजेशन, है ना, कि ये वेपराइज होने लगा। ठीक है, ये हो गया वेपराइजेशन। अब ध्यान से समझते चलना बस, है ना ध्यान से समझते चलना। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने सराउंडिंग का वेपर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? सोच के बताओ, सोचा आप लोगों ने? अगर हम सराउंडिंग का वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे तो मान लो कि अभी हम इसको हीट करते करते 100 डिग्री में लाए थे ना, पानी को 100 डिग्री में लाए थे, है ना, तो वो बॉईल हो रहा था, मतलब वो वेपराइज हो रहा था, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड का सराउंडिंग के बराबर हो गया था। अब क्या मैंने बोला कि सराउंडिंग का वेपर प्रेशर ज्यादा है और तुम्हारा लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, अब तुम 100 डिग्री पर आ गए हो तो भी सराउंडिंग का तुमसे वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या अब वेपराइज हो पाएगा? क्या नहीं, अब वेपराइज नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा और हीट देकर उसको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है क्या? तो मतलब क्या होगा दोस्तों कि
अब जब पहले 100 डिग्री में बॉईल हो रहा था ना, तो अब हो सकता है ये 101 डिग्री पे बॉईल हो। क्लियर है क्या? तो मतलब क्या होगा दोस्तों कि सराउंडिंग के वेपर प्रेशर को बढ़ाने से सराउंडिंग के वेपर प्रेशर को बढ़ा देने से क्या हुआ दोस्तों, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देने से क्या हुआ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। क्या इतनी बात समझ में आने लगी तुमको? ये बताओ। बिल्कुल एकदम जो यहां पर बताया जा रहा है एकदम ध्यान से सुनते चलना। इसके ऊपर जेई में, नीट में, केवीपीआई में सब में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो बिल्कुल अच्छी तरह से सुनते चलना, है ना। तो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर मैंने बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और सीधी बात है अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। क्या इतनी बात अपने को क्लियर हो गई? पहले तो ये बताओ, इतनी बात अपने को क्लियर है ना, कि भैया अगर हमने बाहर का वेपर प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ये अपने को पता है, ठीक है। तो ये अभी अपन इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। ये अपने को अब इतनी चीज़ें क्लियर है ना बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब बता देता हूँ कि वेपराइजेशन ये जो होता है ये क्यों हो रहा है ना। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि H2O का स्ट्रक्चर होता है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये अपन जो वर्ड यूज करें वो क्यों है, देखो अब ध्यान से सुनना। ये H2O का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि ये लिक्विड फेज में इनके बीच में ना दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बेटा आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं फिर भी यहाँ पर बार बार ये बोल रहा हूँ, बताना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया होगा, है ना। तो एक केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है 11th में, तो वो तो बहुत पहले पढ़ा दिया जाता है, तो ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। एकदम आपका दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि हाँ यार ये होता है उसमें। तो सुनो दोस्तों, क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो बड़ा एटम हो गया भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये हाइड्रोजन है। अब इन दो की जब डीलिंग हुई तो ये जाहिर सी बात है अपना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण, और इतना ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सीधी बात है वो यहाँ पर कुछ इन दो की जो जुगलबंदी हुई उसने थोड़ा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा अपनी तरफ। तो ज़्यादा खींचा तो इसलिए उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव आ गया। और दोस्तों अगर इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव आया तो इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरह से डायपोल भी बनाए जाते हैं, है ना, इस तरह से। यहाँ पर ये आपको केमिस्ट्री में बताया भी, ठीक है। तो ये अपने पास डेल नेगेटिव बन गया, राइट। अच्छा, ये वाला डेल पॉजिटिव है, उसी तरह से डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। इसी बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वीक होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब एक ठीक है, ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम तो आपको बता ही रहे ना कि हमने हीट देकर उसको तोड़ भी दिया है। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिक्विड फेज में जब पानी होता है, जब हम उसको हीट दे रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। जब चेंज करना होता है ना फेज, तो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ा पाता अपना टेम्परेचर? क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं वो इसके बॉन्ड तोड़ने में जा रहा है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ने में जा रहा है? तो ये मत बोल देना H2O का बॉन्ड टूट गया, भैया H2O है वो। जब सॉलिड था, जब आइस था तो भी H2O था, लिक्विड है तो भी H2O है, और स्टीम बनेगा तो भी H2O ही रहेगा, क्योंकि तुम उसको कंडेंस करके वापस से H2O पानी ही बनाओगे। H2O कभी नहीं टूटता, ठीक है ना। हाँ, वंडरवॉल जो फोर्स है, जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो फोर्स हैं, वो टूट जाएंगे दोस्तों। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो ये तो ऑल अबाउट केमिस्ट्री हो गई, तुम केमिस्ट्री तो आती होगी ना, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में तुम देख लेना, तुम लोगों को पता होगा वैसे, ठीक है। तो ये अपने पास इसका एकदम एटॉमिक लेवल पर मैंने आपको चीजें बता दी कि ये ऐसा क्यों होता है, ये जो है वेपराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टूटने के कारण इनके अंदर अब समझ गए, ये अभी क्या है, चेन बन गई थी तो इसलिए लिक्विड फेज में थे, अब ये चेन टूट गई है तो अब ये वेपर फेज में चले जाएंगे, है ना। तो ये सब इनका वेपर प्रेशर बढ़ाती हैं, ये सब जो बॉन्ड टूट जाते हैं तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया इसके अंदर एटॉमिक लेवल के अंदर जाकर, क्लियर। चलो, तो इसको अपन साइड में पटक देते हैं, ठीक है, ये अपने साइड में पटक दिया। अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सराउंडिंग का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, या मैं बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है।
चलो थोड़ा सा अपन इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे देखिए, मान लो कि यहां पर एक पर्सन है, यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पर्सन जो है, अब ध्यान से समझना बच्चे, है ना। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि कहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, कहां पर प्रेशर कम होता है। तो दोस्तों आप पहले तो खुद आंसर दो कि जब हम पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो क्या उधर प्रेशर कम होता है कि ये ज्यादा? आप ये सोच के बताओ। पहाड़ों पर, बिल्कुल चोटी पर जा रहे हैं अपन पहाड़ की, है ना, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, सोच के बताओ आराम से। वहां पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है ना प्रेशर, है ना। और कम होता है, आप बिल्कुल फील भी कर सकते हो वहां पर, जब चढ़ाई करते हो, इतने ऊपर ऊंचे पर जाते हो, ठीक है, पहाड़ों पर, तो बाहर का प्रेशर जो है वो कम होता है, और अपने अंदर का जो प्रेशर है ना वो 180 एटमॉस्फेरिक मेंटेन होता है। तो अब क्या है, बाहर का प्रेशर जो है वो कम है, आपके अंदर का प्रेशर जो है वो 180 में, तो आप अब क्या हो गया, हायर प्रेशर, और बाहर हो गया लोअर प्रेशर। तो सबको पता है कि एयर जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाती है, जैसे पानी नहीं जाता क्या अपना हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में, वैसे एयर भी जाएगा, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जब हमारे अंदर एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक है, बाहर का कम है प्रेशर, तो हमारे अंदर से ना पूरी हवा बाहर बाहर आने की कोशिश करती है, तो हमारी सांस फूलने लगती है। हम ऐसे करके सांस खींचते हैं, तेजी से खींचते हैं कि हम सांस ले पाए। सही बात है क्या? तो ये सब आपने फिनोमेना देखा भी होगा, ये सब बिल्कुल फीलिंग वाली बात है, बिल्कुल होता है, सब देखते हैं। तो पहाड़ों पर जब जाते हैं तो वहां पर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो अंदर से हमारी सांस बाहर की तरफ आने लगती है, तो हमको ऐसे खींचना पड़ता है। सही बात है, ठीक है। तो बाहर का उधर जो है पहाड़ों पर प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, तो इसी का उल्टा मैं खाई में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, भाई यही होगा। पर तुम बोलोगे सर ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया वो कम होता है, मगर सर रीजन क्या है उसका? कम होता है ये तो आपने बता दिया, और कम होने के बाद इफेक्ट भी बताया कि इंसानों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर, उसकी सांसें फूल जाती हैं, बाहर की तरफ निकलता है ना। तो सर ऐसा क्या होता है कि वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, उसका रीजन क्या है? तो अब ध्यान से समझ रहा हूं कि अगर मान लो एक पर्सन है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और अच्छा, ये जो प्रेशर होता है दोस्तों, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण ही होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना, जैसे हम यहाँ पर अर्थ के सरफेस में खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे जो सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें, हमारे ऊपर जब बात करें तो 50 से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में हर चीज़ है, एयर है, मॉलिक्यूल है, एटम है, सब चीज़ें हैं। तो इतनी हाइट तक जब इतने सारे एटम हमारे ऊपर रहते हैं, तो वो हम पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, वो हम पर एक प्रेशर लगाते हैं। अब क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर लगा रहा है ना हम पर, इसीलिए। बाकी तो भैया ग्रहों में तो है ही नहीं एटमॉस्फेयर, जिंदगी ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर तो होगा भी नहीं प्रेशर। वहां पर आप चले जाओ चांद पर, कहीं मार्स पर चले जाओ, वहां पर है ही नहीं प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सूट वूट पहना जाता है। चलो वापस आते हैं इसमें। तो अब तुमको ये बात समझ में आई कि हमारे जो सर पे इतने सारे एटम, इतने सारे एयर जो है सब अपने ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्चुअली प्रेशर लगा रही है। क्लियर? तो यहां पर मान लो जो ग्राउंड पे बंदा है उसको ऊपर मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर कुछ एक पहाड़ है बाजू में, और वहां पर एक पर्सन यहां पर आके खड़ा हो गया। अब ध्यान से समझना, अब इसके ऊपर ना इतने एटॉमिक की लेयर थी, इसके ऊपर इतने एटॉमिक की लेयर थी, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना। अब तुम देखोगे दोस्तों कि इसके ऊपर ना इतनी ही एटम की लेयर है, आप समझ रहे हो क्या? इतनी एटम की लेयर है। तो तुम खुद बताओ कि ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, कि इतने सारे एटम इस पर प्रेशर लगाएंगे? समझ में आ रहा है? इसने अगर इन्होंने एक एटम दिया तो यहां पर जो इसके सर पे जो प्रेशर लगेगा वो जाहिर सी बात है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अगर मान लो इस वाले को मैं पी नोट बोल देता हूं तो यहां पर जाहिर सी बात है पी नोट से कम होगा। और इसी का उल्टा दोस्तों, अगर मैं यहां पर एक पर्सन को खाई में कहीं पर खड़ा कर दूं, ठीक है, खाई मतलब क्या बोले अपन, डिच बोल दे, जो भी बोलना बोल दो, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इतनी और हाइट बढ़ गई आपके पास। इतना तो पहले से लग रहा था, अब और तुम नीचे चले गए तो और ज़्यादा हाइट तक वो आपके ऊपर जो एटम है वो प्रेशर लगाने लगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो है सर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? मतलब ये हुआ कि पहाड़ों पर प्रेशर घट जाता है
और खाई पर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे अगर आप कुआं खोद दो बहुत ज़्यादा नीचे अंदर तक, तो आपको ऐसे महसूस हो, अगर आप कभी गिर जाओ ना उसके अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। तभी तो हम लोग एक बहुत ज़्यादा अंदर तक खोद नहीं पाते हैं कभी भी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, इंसान उतनी ज़्यादा नीचे जा भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अगर सोचे कि गहरा करके हम रहने के लिए चले जाएं तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो, और ये बहुत किलोमीटर में बात हो रही है ना दोस्तों, ये हाइट जो हो रही है वो किलोमीटर की बात हो रही है, तो जाकर इतना इफेक्ट पता चलता है। खैर, इतना सब आपको को पता चल गया। अब ये क्यों बताया, अब सुनो, क्योंकि यहां पर जेई और नीट और केवीपीआई ने क्वेश्चन पूछे हैं। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि वेपर प्रेशर अगर बढ़ा बाहर, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, मैं यहां पर लिख दूं कि एक्सटर्नल प्रेशर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। अगर पी एक्सटर्नल बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ जाता है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या बोलोगे कि यहां पर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों, तो यहां पर बोलोगे सर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो पूछ लेते हैं वो लोग कई बार कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का है वो पहाड़ पर जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, तो बोल देना आंसर घटेगा। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर घट गया है, सराउंडिंग का प्रेशर घटा है, सराउंडिंग का प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर खाना बनाऊँ, जैसे मान लो कि मैंने 2 मिनट मैगी बनाई, 2 मिनट मैगी होती है, मैंने यहाँ पर आकर बनाया, तो बताओ 2 मिनट मैगी जल्दी पकेगी, 2 मिनट में ही बनेगी, या 2 मिनट से ज़्यादा समय लेगी, या 2 मिनट से कम समय लेगी? सोच के बताना, सोच के बताना। या मैं ये क्वेश्चन आपसे ही आपके ऊपर छोड़ दूँ क्या, आप कमेंट कर दोगे क्या? ठीक है, आप लोग ना कमेंट करना, ठीक है, कि समय जो लगेगा वो 2 मिनट मैगी को 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा कि 2 मिनट से कम लगेगा, वो आपको बताना है, या 2 मिनट ही लगेगा। ठीक है, वो आप लोग बताना। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के छोड़ के जा रहा हूँ, है ना दोस्तों, आप लोग सोचना समझना और अपना आंसर देना। चलिए, तो अभी तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे कुछ और चीज़ बता दो, इस जगह पर पानी जो बॉईल होगा वो जल्दी होगा कि देर में? सर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, मतलब पहले सर पानी हो रहा था 100 डिग्री में बॉईल, तो अब ना सर 99 डिग्री में बॉईल हो जाएगा, कम हो रहा है ना, तो पानी जो बॉईल होगा ना वो जल्दी हो जाएगा। सीधी बात है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव जल्दी कर लेंगे ना, पहले 100 डिग्री में अचीव कर रहे थे, इस बार 99 डिग्री में आ जाएगा, मतलब 99 डिग्री पर होते ही हमारा पानी वेपराइज बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 99 डिग्री पर आते ही हमारा पानी वेपराइज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो पानी है 99 इसमें 101 डिग्री पर जाकर होगा। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे जैसे कुछ भी चीज़ उबालना है, मेरे पानी में कुछ भी मैंने सब्जी डाली या कुछ भी ऐसे करके मुझे उबालना है, मान लो, पानी उबालने के लिए बात नहीं कर रहा, मतलब पानी से स्टीम बनाना है तो मेरे लिए तो बहुत आसान है भैया, यहाँ पर स्टीम मेरी बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर अपन लिख सकते हो कि भैया पहाड़ पर प्रेशर एक्सटर्नल कम हो गया है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, इसलिए जल्दी अचीव हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेरी स्टीम भी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, मगर मेरा पानी ना कम समय तक ठहरेगा, 100 डिग्री के पहले ही निकल लेगा ऊपर, ये बात भी ध्यान रखना भाई। जैसे 100 डिग्री के तापमान से आप किसी को उबालते हो तो वो अच्छी बात है, मगर 100 डिग्री के कम से ही उबाल पा रहे हो मजबूरी में। आप मान लो कि भैया आप इतनी हाइट पर चले गए कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री पे ही खत्म हो जाता है, 90 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, समझना। तो 90 डिग्री पे अगर पानी बॉईल हो गया, तो अगर आपकी जो सब्जी है वो मान लो 100 डिग्री पे बनती है, तो अब क्या होगा कि आपने सब्जी डाली, अब 90 डिग्री पे तो पानी ही खत्म होने लगा हमारा। ठीक है, अब सब्जी हमारी पक नहीं पा रही है ढंग से, मतलब हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा फिर, समझ रहे हो ना, 90 डिग्री में तो हमारा पानी बॉईल होने लगा है ना, दिक्कत ये है। तो ये हमारे लिए समस्या आ जाएगी सब्जी बनाने में भी, ठीक है ना, क्योंकि पानी हमारा जल्दी बन जाएगा। खैर, तो ये जो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, ये अभी जो क्वेश्चन आया है वो सीधे सीधे बॉइलिंग पॉइंट पर आया था। इसके बाद जो मैंने बोला मैगी के ऊपर, सब्जी के ऊपर पानी, मतलब हमारे सस्टेन कम समय के लिए कर पाएगा, वो सब जो मैंने बताया ना बच्चे, इन पर अब क्वेश्चन आने की संभावना है। नीट पर तो विशेष तौर पे बोल रहा हूँ, और जेई मेंस पर भी बोल रहा हूँ, जेई एडवांस पे भी बोल रहा हूँ क्योंकि इन पर तो केवीपीआई ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, समझ में आ रहा है। तो नीट जेई पे इनके कॉन्सेप्ट यूज हो चुके हैं, तो भैया प्लीज अच्छी तरह से ये पूरा लेक्चर सुनो और नोट्स बनाओ, क्लियर है ना, ये पूरी चीजें एक एक करके लिखते चलना है,
ठीक है दोस्तों, तो ये तो भैया बात कर ली मैंने पूरी की पूरी पानी की बात, है ना, कि नीचे 101 डिग्री पर होगा, ऊपर यहाँ पर लिख दिया करो यार तुम सब लोग ना, या 99 डिग्री पर हो जाएगा तुम्हारा पानी बॉईल, ठीक है, यहाँ पर 101 डिग्री पर हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना 101 जरूरी नहीं 101 बोल रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ जस्ट कि 100 से ज़्यादा नीचे, यहाँ पर 100 से कम होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो तो ये तो हो गया कुछ एक का इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा केवीपीआई में पूछा गया था, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, उसमें बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट पूछते हैं। ये बताइए कि अगर मैं प्रेशर कुकर के अंदर दाल पकाऊं तो मेरी दाल कहां पर जल्दी पक जाएगी, पहाड़ पे या ग्राउंड पे? ये सोच के बताओ, आराम से सोच कर ही आंसर देना। ये आप ये समझ लो कि आईआईटी में आ चुका है, अब आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हो, अब आपको सोचना है, पॉज करना है स्क्रीन, और फिर आंख बंद करके सोच कर फाइनली आंसर देना है, और फिर आंसर देखना है, ठीक है। और फिर बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कमेंट में कि सर मैंने सोचा था और मेरा आंसर गलत गया है, और मैं कोई सही गया हो तो बिल्कुल सही का बताना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों, पहले तो हम प्रेशर कुकर को समझते हैं। क्या होता है दोस्तों कि हमने प्रेशर कुकर का निर्माण क्यों करा? दाल पहले तपेली में ऐसे पकाई जा रही थी, पर हमको पता चला कि भैया जो है दाल उसमें लेट लग रहा है पकने में, चावल तो जल्दी पक जाता है, दाल में लेट होता है तो हमने क्या करा, उसको ढक दिया। पहले क्या हो रहा था, वो ढक के पकाया जाता था पहले ज़माने में, तो ढक दिया गया। तो क्या हुआ, उससे उससे समझना क्या हो रहा है, फिजिक्स के अंदर समझो उसके अंदर क्या हुआ। सर उसको ढका तो भैया अब ना, पहले तो हमारा जो पानी वो 100 डिग्री में बॉईल होकर बाहर जा रहा था, ठीक है, हमने ढक दिया तो 100 डिग्री की जो स्टीम बनी वो उधर की उधर रुक गई। अब उधर की उधर रुक गई तो उस स्टीम का वेपर प्रेशर बढ़ गया भैया। और अब समझना, सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक का वो तो 1 atm था, मगर यहाँ पर क्या हुआ, तुमने ढक दिया भैया, उसके ऊपर थाली ढक दिए, तो थाली ढक दिए तो उसमें अब अंदर जो है प्रेशर बढ़ने लगा। अब अंदर प्रेशर बढ़ने लगा, सुनते चलना, अंदर प्रेशर बढ़ने लगा तो वो पानी को बॉईल होने नहीं देगा जल्दी। मतलब ये कि पानी के लिए अब सराउंडिंग में प्रेशर ज़्यादा है, मतलब पानी को बॉईल होने के लिए अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ गया। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो, कहानी यहाँ से शुरू हो गई है कि बॉइलिंग पॉइंट अब पानी का बढ़ गया, तो जो तुम्हारी दाल थी ना, जब खुले में पका रहे थे तो 100 डिग्री में तुम्हारा 100 डिग्री तक जा रहा था पानी का टेम्परेचर। अब तुमने ढक दिया और तुमने उसको, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो तुम्हारी जो दाल है वो 100 डिग्री नहीं बल्कि अब 101 102 डिग्री तक पक रही है। समझ में आ रही बात? तुम्हारी जो दाल है अब वो 101 डिग्री तक जा रही है, मतलब तुमको तो गर्म पानी चाहिए ना, और 100 डिग्री का गर्म पानी ज़्यादा अच्छा रहेगा दाल पकाने के लिए या 101 डिग्री वाला? तो आंसर बोलोगे 101 डिग्री वाला पानी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है उस दाल को पकाने के लिए, है ना। अब और स्टीम भी है साथ में, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही है उस दाल को पकाने के लिए। क्लियर? तो इससे दाल जल्दी पकेगी। यही फिनोमेना पूरा होता है कुकर के अंदर, ठीक है। हाँ, कुकर में एक सीटी लगाई जाती है ऊपर से, ये आपका जो कुकर हो जाता है, मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपके पास कुकर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भैया ये आपके पास सीटी हो गई, राइट। और यहाँ पर अपने पास जो भी है दाल चावल आपको जो रखना है। तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो कि यहाँ पर ना प्रेशर आपके पास जो भी बन गया है। अब कुकर की सीटी में क्या होता है ना कि यहाँ पर से आपकी जो हवा है यहाँ पर से बाहर निकलती है, मगर उसके ऊपर एक सीटी लगी होती है। तो एक्चुअली उसको हवा को निकलना है तो उसको सीटी को उठाना पड़ेगा दोस्तों, तो ही जाकर वो बाहर हवा निकलेगी। अब सीटी रखी है, सुनना, सीटी का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। सीटी हटा दिया तो सारी की सारी गैस तो वैसे ही बाहर आ जाएगी। एक्चुअली उसका प्रेशर, मतलब प्रेशर से फट ना जाए कुकर, इसलिए क्या होता है ना, उसको सीटी का वजन रखा जाता है। और सीटी का वजन इसलिए रखा है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सीटी ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, हवा निकलेगी और फिर वापस से सीटी अपने वजन से बैठ जाएगी। ये हो गया प्रेशर कुकर। ये मैंने आपको भैया पूरा प्रेशर कुकर का बता दिया, निर्माण कहाँ से हुआ और ये कैसा हुआ, पूरा पूरा एकदम A to Z बता दिया है। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन को, है ना, कि प्रेशर कुकर में अगर दाल पकाएंगे तो पहाड़ में जाकर जल्दी पकेगी या खाई में? ठीक है, पानी बॉईल कहाँ पर जल्दी हो रहा है? पहाड़ पे, ये बात ध्यान रखना, है ना, और खाई पे लेट होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि दाल कहां पर जल्दी पकेगी, ऊपर या नीचे? तो आंसर है दोस्तों, दाल नीचे जल्दी पकेगी और पानी बॉईल ऊपर जल्दी हो रहा है।
समझ लो आराम से, दोनों आंसर थोड़ा से अपोजिट जा रहे हैं, मगर कॉन्सेप्ट तो एक ही है, ये बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ है। सुनो, हमारा जो कुकर है उसका प्रेशर ज्यादा रहे तो हमारी दाल अच्छे से जल्दी पकेगी। अब तुम साला इस कुकर को यहां पर लेके गए, ठीक है, और कुकर के ऊपर के जो सीटी है उस पर जो प्रेशर है ना वो 1 atm से कम का प्रेशर है, तो हमारी सीटी जल्दी उठ जाएगी इस बार, क्योंकि प्रेशर कम है ना बाहर का। तो अंदर का जब भी प्रेशर 100 डिग्री के बाद 101 जैसे ही बनेगा ना तो वैसे कुकर की सीटी उठ जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ही कम है भाई। तो बाहर का प्रेशर कम है, सीटी जल्दी उठ गई। तो पहले जैसे मान लो तुम्हारी 4 सीटी में पक जाती थी दाल, तो इस बार क्या होगा ना, तुम्हारी सीटी ज्यादा आने लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल पक गई, वहां पर ना तुम्हारी सीटी जल्दी आ रही है और तुम्हारी वो जो गैस है अंदर, जो अंदर से स्टीम बनी है वो जल्दी जल्दी बाहर निकल रही है, तो वो दाल को ही कम पका पा रही है, फिर दाल तुम्हारी कम पक पाएगी फिर। तो ऐसे में बात समझ में आ रही है क्या? हिल पर जब जाएंगे और अगर हम दाल पकाने की सोचें तो हमारी दाल थोड़ा सा लेट पकेगी, समझ में आ रहा है? अच्छा, वही मैं अगर नीचे जाकर पकाता तो सर उस सीटी पर ना बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर लगता, तो उस सीटी को उठने ही नहीं देता सर, उस सीटी को उठने नहीं देता। वो सीटी नहीं उठती तो अंदर की स्टीम अंदर ही रहती, और अंदर की स्टीम अंदर रहती तो दाल को और गर्म करने देती, पानी को और बॉईल करवा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ा देती। तो 103 डिग्री तक पानी गर्म है बिल्कुल एकदम, और 103 डिग्री वाला पानी दाल को जल्दी पका रहा है, और प्लस स्टीम भी अंदर है उतने टेम्परेचर की। क्या आप बात समझ में आने लगी? तो पानी बॉईल हिल पर जल्दी होता है, क्यों होता है? क्योंकि सर प्रेशर कम है। हाँ, दाल कहां जल्दी पकेगी? खाई पे, है ना, दाल खाई पे जल्दी पकेगी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये तो ऑल अबाउट कितना हो, ये ऑल अबाउट हो गया वेपर प्रेशर, है ना, और दाल, और ये पूरा पूरा सब कुछ, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया सारा के सारा एकदम बिल्कुल सुंदर अक्षरों में लिखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। ये बात ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बच्चा सोच ही नहीं पाता है और ये यहाँ पर फेल हो जाता है। बच्चा क्वेश्चन करना जानता है कैलोरीमेट्री के, बहुत सारे कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन जानते हैं करना, मगर वो थ्योरेटिकल इन सब चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं, और वहाँ पर वो फिर उनको समझ में आता है कि अरे यार हमने कौन सी, मतलब हमने कमी छोड़ दी थी कि हमसे नहीं बन रहा है, और फिर गलती करके आते हैं वो। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से इन सबको नोट डाउन करो, जल्दी से इनको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कॉन्सेप्ट। और अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये पूरा वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर। बेटा वेपराइजेशन तो आप समझ गए हो बॉइलिंग पॉइंट से, है ना। तो सुनो, वेपराइजेशन कब हो सकता है? सर जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी वेपराइज हो पाएगा, वो तो क्लियर है। तो इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इवेपोरेशन बेटा हर टेम्परेचर पर हो जाता है। इवेपोरेशन क्या है भाई? इवेपोरेशन जैसे कि मान लो यहाँ पर पानी रखा हुआ है, मान लो पानी ढुल गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लो 20 डिग्री का टेम्परेचर है ना, 30 डिग्री का टेम्परेचर है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, वो तो सूख जाएगा ना पानी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसको 100 डिग्री ही लगेगा तभी मैं वेपराइज होऊंगा, इवेपोरेट हो जाएगा वो पानी जो है वो, है ना, इवेपोरेट हो जाएगा सीधे सीधे। तो इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत सारे झील तालाब देखे होंगे दोस्तों जो कि सूख जाते हैं, वो सब ही इवेपोरेशन के कारण होते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, इवेपोरेशन जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? सरफेस एरिया पे। किस पे? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास पानी था, वो ढुल गया यहाँ पर, उस पानी को तुम फैला दो जितना हो सके, जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना जल्दी वो सूख जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है भैया इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा एरिया उतना जल्दी इवेपोरेट होगा, इसलिए बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी में तुमने देखा होगा तालाब जल्दी सूख जाता है, वेपराइज नहीं हो रहा वो कहीं पर भी, वेपराइज तो हुआ ही नहीं है। 100 डिग्री पे होता है वेपराइज, सन का टेम्परेचर यहाँ पर इतना नहीं होता कि 100 डिग्री पहुँचे, है ना, समझ रहे हो। तो 50 में ही मतलब ऐसे बिल्कुल बांधे हो जाएंगे अपने रहने के जीवन के, है ना। तो ऐसा है कि वो वेपराइज हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और विंड स्पीड पर डिपेंड करता है भैया, जितना आप पंखा चालू कर दो, यहाँ पर पानी गिरा दो, पोछा लगा दो, जल्दी सूख जाएगा, है ना। तो इवेपोरेशन इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेम्परेचर पे, राइट। और वेपराइजेशन किस पर डिपेंड करता है? मैंने अभी बताया, बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा भैया। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, मतलब उतने दूर हो जाएगा वेपराइजेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपराइज हमारा लेट होगा। क्लियर है ना।
तो ये भैया ऑल अबाउट वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। दोस्तों मैंने सब आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट A to Z क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं आज के लेक्चर में, ये बात ध्यान रखना। अब ध्यान रखिएगा कि इवेपोरेशन में लेटेंट हीट जो लिया जाता है वो LV ही लिया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था यहाँ पर जो बोर्ड में था, ठीक है। तो एक तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पीचर का, वो पीचर मतलब होता है मटका जो अपने घर पे होता है ना, गर्मी में अपन यूज़ करते हैं उसको। अब मतलब वो बोलते हैं इंग्लिश में अब पीचर, है ना, अजीब नाम है जो भी है। तो वो पीचर का कॉन्सेप्ट समझ लो। जो पीचर है हमारा, जो मटका है वो पोरस होता है, पोरस वॉल का बना होता है ना, पोर्स होता है, इसके अंदर से पानी बाहर आ सकता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों कि हमारा जो मटका है, एक मिनट इसको नोट डाउन जल्दी से करो फटाफट, एक फोटो ले लो जल्दी से इसकी, फिर मैं समझा देता हूँ। ले ली। अब देखो हमारा जो मटका है ना दोस्तों, वो ठंडा पानी क्यों कर देता है ये बताओ। मतलब हमारा घड़ा नहीं कर पा रहा, जैसे स्टील का घड़ा है मान लो, तो वो नहीं कर रहा, मगर हमारा मटका जरूर कर देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो जाता है भैया? ऐसा कुछ अपने पास ये मान लो मटका हो गया है ना, और कुछ इसके ऊपर अपने प्लेट ऐसे ढक दिए, जो भी है ऐसे करके। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर ये मटके में यहां से पोर्स से पानी निकल जाता है, सबको पता है ना, पानी ऐसे निकलता है। तो और पानी निकलता भी है वो बात अलग है, मगर तुमने देखा होगा कि यहाँ पर पानी जम भी जाता है हल्का 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 हल्का, तुम देखोगे लेयर उसमें जमी मिलेगी आपको, पोरस वॉल इसलिए। तो पानी हमारे मटके का ठंडा क्यों हो रहा है उसका रीजन समझना दोस्तों। इनके पोर्स के कारण पानी उधर से बाहर आ गया, समझना, पानी उधर से बाहर आ गया। तो भैया ये लेयर में यहाँ पर पानी जम गया, मान लो ये पानी जम गया, ठीक है, ये जम गया। अब दोस्तों होगा क्या कि ये जो पानी है अब वो इवेपोरेट होगा। भाई सीधी बात है, वो तो अब एयर के कांटेक्ट में आ गया, अब एयर के कांटेक्ट में है तो इवेपोरेट होगा। अब इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मैक्सिमम जो है वो यहां से निकाल लेता है एनर्जी। कहां से निकालता है? अंदर से। अब दोस्तों अगर वो सोचो, तुम खुद सोचना, अगर ये अपने आप को सुखाने के लिए, अपने आप को इवेपोरेट कराने के लिए अंदर से हीट ले रहे हैं, आपको पता है ना कि मुझे पानी को अगर इवेपोरेट कराना है या वेपोराइज कराना है, मुझे उसको एनर्जी देना पड़ेगी, सही बात है ना, MLV याद है तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये भी एनर्जी चाहते हैं। तो अगर बेटा ये एनर्जी ले लेंगे इससे, तो ये जो पानी है ना, ये जो पानी है इसका टेम्परेचर डाउन होगा। भाई इससे एनर्जी ले ली तो ठंडा हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसके कारण? ठंडा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्वेश्चन भी यही आता है इसमें एक्चुअली कि अंदर मान लो इतना पानी है, अगर इसकी बूंदें निकल रही हैं धीरे धीरे करके, है ना, 2 ग्राम पर सेकंड निकल रही है या 0.2 ग्राम पर सेकंड निकल रही हैं, तो बताइए कि 5 मिनट बाद कितना ठंडा हो जाएगा, ऐसा करके पूछते हैं वो लोग। तो भी आप बता देना कि 5 मिनट में सर कितने ग्राम की बूंदे बाहर आ जाएगी, ऐसा सोचो। 5 मिनट में सर, जैसे अगर मान लो सर 0.2 ग्राम पर सेकंड के हिसाब से वो पानी बाहर निकल रहा है, तो सर 1 सेकंड में मतलब 0.2 ग्राम, राइट ना, 1 सेकंड में 0.2 ग्राम। तो 5 मिनट में अगर बात करें तो 5 × 60, तो 300 सेकंड बोल सकते हैं ना सीधे सीधे। तो 300 सेकंड के अंदर हम कितना बोल दें? तो सर 300 सेकंड के अंदर हम बोल देंगे कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। 60 ग्राम पानी बाहर आ जाएगा। 300 सेकंड में 60 ग्राम पानी बाहर आ गया। अब इन 60 ग्राम पानी को जो एनर्जी चाहिए वेपराइज होने में, इवेपोरेट होने में, तो इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहां से लेगा? अच्छा वो कितनी लेगा पहले तो बताओ। तो तुम बोलोगे सर MLV, M कितना है सर? ये रहा 60 ग्राम। LV कितना होता है सर? 540। तो सर ये हो जाएगा आपके पास इतना अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो अंदर से खींचेगा, और अगर अंदर से खींचेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन करेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल M है मान लो अंदर का पानी, तो कैपिटल M S डेल्टा T, डेल्टा T। तो डेल्टा T तुमको दिखेगा कि ये काम हो गया, है ना। तो क्या लिख दोगे? ये दोनों बराबर करोगे, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेटा, कि जितना हीट इसने लिया तो इसने दे दिया, इसने दिया तो ये ठंडा हो गया। और यही पूरा फिनोमेना होता है ना, अपने इस पूरे मटके में। और जो गर्मी में जो अपना पानी जो रहता है वो ठंडा क्यों रहता है, उसका रीज़न यही है। और बोरे उसमें लपेटे जाते हैं। बोरा क्यों लपेटा जा रहा है?
क्योंकि उसमें नमी बनी रहे, पानी जितना ज़्यादा उसमें बना रहेगा उतना ज़्यादा वो हीट अंदर से बाहर की तरफ खींचेगा और इस मटके को जल्दी ठंडा करेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा रास्ते में जो प्याऊ लगे होते हैं, जहाँ पर स्वच्छ जल पीने के लिए मिलता है, प्याऊ मतलब ये होता है स्वच्छ जल पीने के लिए मिलने वाला, तो जैसे हम भी लगवाते हैं, तो उसके ऊपर ना बोरा लपेटते हैं गीला करके। क्यों? क्योंकि जब बोरा सूखेगा, वो जो बोरा होगा वो सूखेगा ना, तो अंदर से हीट लेगा, वो मटके के अंदर से वो पानी के वो अंदर से हीट ले रहा है। अब अंदर की हीट खुद लेके बाहर निकला तो पानी के जो है मटके का वो ठंडा हो गया। क्लियर है? तो इसलिए ये ठंडा हो जाता है और जो हमारा स्टील का घड़ा होता है वो ठंडा नहीं होता है। चलिए भैया फटाफट हो गया। तो ये पूरे होगा सारे कॉन्सेप्ट। ये एचसीवी का बेटा एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बता दिया, ये एचसीवी में भी है, आप सब कोई कर लेना। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि आप पूरी एचसी वर्मा निपटा सकते हो। अब आपने पूरी तरह से हर चीज पढ़ ली है, ठीक है। आप चाहो तो आज के लेक्चर के बाद आप पूरी एचसी वर्मा खत्म कर सकते हो। वैसे तो आज के लेक्चर में हमारा एम ये था कि आप लोगों को क्वेश्चंस कराना, मगर हमें ऐसा लगा कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको सारी बिल्कुल डेप्थ में थ्योरी बता दी है, सब कुछ बता दिया दोस्तों। एक आध में यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी अपन सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अगली बार में अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है क्या? आई होप कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा। और अभी फिलहाल पे मैं एक आध क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है, और फिर बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। आज अपना पूरा थ्योरेटिकल मामला खत्म हो चुका है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट और फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन लिया है कैलोरीमीटर का, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। इन्होंने दिया है एक कॉपर कैलोरीमीटर है, एक कॉपर का बर्तन है, कैलोरीमीटर है ये इस तरह से, ठीक है, पूरा पैक्ड है। उसका हमें उन्होंने वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। ध्यान से समझना क्या दिया है, वाटर इक्विवेलेंट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उस कैलोरीमीटर के अंदर नीचे पानी है और ऊपर आइस जमी हुई है। 5 ग्राम आइस है और 10 ग्राम पानी है, ठीक है। और दोनों का इक्विलिब्रियम है, मतलब सीधी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम उन्होंने दे रखा है। तो सिस्टम क्या है समझ गए। एक कॉपर की आप इस तरह से बोतल मान सकते हो जिसके अंदर पानी है और थोड़ा सा बर्फ जमी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो उन्होंने ये पूछा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये दोस्तों कि कितनी स्टीम में इसमें से पास करूं, कितने अमाउंट ऑफ स्टीम मुझे पास करना पड़ेगी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री लाने के लिए। तो चलिए अब करते हैं अपन, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करें कि इस बर्फ को पिघला के पानी में ले आए, ठीक है। तो कितनी हीट लगेगी इस आइस को अगर मैं पिघलाता हूं, तो मैं बोलूंगा सर फेज चेंज करना है मतलब ml लगेगा। और सर अगर ml लगेगा तो उसका मास कितना है सर, 5 ग्राम है, और लेटेंट हीट होती है 80 पिघलाने के लिए, तो ये हो जाएगा 400। तो सर 400 कैलोरी तो ये हो गया, है ना, कि अब पानी बनाया आपने। अब सर अब हमें टेम्परेचर राइज कराना है ना, Q फॉर टेम्परेचर राइजिंग, ठीक है। हीट जो है अब टेम्परेचर राइजिंग के लिए देखते हैं। तो दोस्तों अब जो है टेम्परेचर पूरे सिस्टम का राइज करेगा ना, तो सिस्टम का राइज करेगा तो देखो अब ये 5 ग्राम जो पानी था भैया वो तो इसके साथ एडअप हो गया है, क्योंकि ये तो अभी अभी पानी बन गया, सही बात है। अब तुम्हारे पास देखा जाए तो पानी कितना हो गया सर 10 ग्राम पहले से था, 5 ग्राम आइस कन्वर्ट हो चुका है हमारा पानी में, तो ये 15 ग्राम हो गया, प्लस 10 ग्राम और ले लो। क्यों, समझ में आ रहा है क्या? याद करो, यही तो सिखाया था। कैलोरीमीटर का आपको क्या दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट। तो मतलब इसकी जगह आप पानी ले लो सीधे सीधे, है ना। आपके पास 15 ग्राम पानी है ना, और आपको दिया है वो वाटर, ये कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 10 है, तो आप क्या बोलो कि हमारे पास 15 ग्राम पानी नहीं बल्कि हमारे पास 25 ग्राम पानी है। और अब टेम्परेचर बढ़ा दो मस्त, ठीक है। तो एम एस डेल्टा टी, एस इसका 1 हो जाएगा, है ना बेटा, और डेल्टा टी कितना करना है 50। तो बस इतनी टोटल हीट लगेगी, ठीक है। तो जो टोटल हीट लगी ना वो कितनी हो जाएगी भाई साहब ये देखो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, 25 × 50 तो कितना हो जाएगा 7,500। तो 400 + 7500, सही है क्या, देख लो एक बार, है ना। नहीं गलत है क्या, 125 होगा ना, 25 ये था, 25 × 5 125 और एक 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इन दोनों को भाई ऐड कर लो, तो ये कितना हो रहा है देखो जल्दी से,
तो ये हो जाएगा 1650। क्लियर है क्या? तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट है। अब ये अमाउंट ऑफ हीट किससे चाहिए? इससे चाहिए, स्टीम से। तो मतलब स्टीम उसमें लगेगी, ठीक है, और अपने आप को कंडेंस करेगी। तो मतलब हम बोलेंगे कि जो स्टीम है वो कंडेंस हो रही है, मतलब ml लगा लो, mlv। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप mlv लगाओगे तो m आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1650 अपॉन में lv कितना है बेटा? 540। इसको सोल्व कर लेना, देख लेना कितना भी अमाउंट आएगा, वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, पक्का समझ में आ रहा है? लगभग 3 ग्राम के करीब जाएगा ये जो भी आ रहा है। ठीक है, तरीका ये होता है, इस तरह से करा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल मस्त। इसमें वाटर इक्विवेलेंट भी यूज कर लिया, कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी पूरा यूज कर लिया। क्लियर? चलिए, तो एक आधे क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं। यहाँ पर ये देखो जल्दी से। जैसे मान लो दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 3 किलो पानी है, 3 किलो वाटर है, ठीक है, 3 किलो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस का, और उसको मैं मिलाना चाहता हूं किससे? 2 किलो पानी जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पर है। क्लियर है क्या? मतलब मैंने अभी एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी को मिला दिया, ठीक है, 2 किलो और 3 किलो लेके। तो बताइए इनका फाइनली टेम्परेचर क्या बनेगा? तो आपको दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना किसे सिखाया? याद करो, बड़ा आसान था, है ना, कि एक पानी देगा और एक हीट देगा और एक हीट लेगा। तो आप सीधे सीधे बोल दो कि ये सर ज़्यादा टेम्परेचर पर है, तो हीट लॉस बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर, है ना, इजकल टू हीट गेन बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो सीधी बात है, हम दोनों के हीट को, इसकी हीट लेके इसको दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा दोस्तों, है ना। तो ये बोलेंगे एम एस डेल्टा टी। एम कितना है दोस्तों? 2 किलो है ना। तो 2 किलो है, तो अब क्या करें इसमें? चलो लिख देते हैं 2000, है ना। तो एम एस हो जाएगा 1 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा? तो सर ये 90 अभी था और बाद में टी हो जाएगा, तो 90 माइनस टी लिख दे, हाँ या ना? समझ में आ गया क्या? अब यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? तो यहां लिखोगे आप लोग 3 kg है, मतलब 3000 हो जाएगा, एस हो जाएगा 1 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर बड़ा है तो इसमें लिखना पड़ेगा टी माइनस 20। भाई राइज तो ये होगा ना टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर। इसमें क्या होगा? लोअर हुआ है। इसमें क्या हुआ? बड़ा है। तो अपन बड़ा है तो इस तरह से लिखेंगे भैया, ये इस तरह से लिखा जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गए ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा सर 3t माइनस 60, और यहां पर अपने पास बचेगा 180 माइनस 2t, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगा कितना? 5t इजिकल टू 240, सही है क्या? और t इजिकल टू देखो अपने पास कितना आ रहा है? 48 डिग्री शायद, देख लो यही है क्या अपने पास? हाँ सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 48 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिलाने पर 48 डिग्री सेल्सियस बनेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन करना आपको समझ में आ गए, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए दे देता हूं दोस्तों, तो आप उसको नोट डाउन कर लो और अगले बार में उसको करके लेके आना। और अगली बार में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ये एक आध मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देके जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो ये होमवर्क लिख लेना सब लोग, आप सब लोगों को करके लाना है ये वाला। ठीक है, और आंसर देना है इसका। तो दोस्तों यहां पर आपको ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहां पर 20 डिग्री का पानी 2 किलो लिया, 30 डिग्री का पानी 3 किलो लिया और 80 डिग्री का पानी 1 किलो लिया, और इन तीनों को
एक ही बाल्टी में डाल दिया, इन तीनों को मिला दिया एक ही जगह पर, है ना, मिक्स कर दिया इन तीनों को। तो बताना है अगर इन तीनों को मैंने मिक्स करा है, इन तीनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा फाइनल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप लोग करके लेके आना, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों का होमवर्क सुन लो, आप लोग HC वर्मा में कैलोरीमेट्री चैप्टर जो चैप्टर नंबर 25 है और HC वर्मा का सेकंड पार्ट वाली बुक में है ना, तो चैप्टर नंबर 25 आपको करना है पूरा, ये आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल भी करना है, 6-7 एग्जाम्पल होंगे, 17-18 क्वेश्चन हैं उसके, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 भी कर लेना, तो कुल मिलाकर लगभग आपके पास 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे HC वर्मा के। आप सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, अब ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, और अदरवाइज हम वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में तो ले ही रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको हो ही जाएगा। तो HC वर्मा आप कंप्लीट कर लो, प्लस फिर मैं आपको शीट वीट भी भेज दूंगा। क्लियर? चलिए तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।